हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सावधानियां, ऋण देने में सावधानियां। बैंक्स जो होते हैं वो जो विभिन्न संस्थानों को, कस्टमरों को विभिन्न क्षेत्रों में देते हैं, तो उस ऋण को देने में बैंक्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उन्हें कहीं नुकसान न हो, मतलब उन्हें कभी कहीं घाटे का सौदा न हो। तो देख सकते हैं कि इसमें ऋण देने में सावधानियों के अंतर्गत मैं विभिन्न बिंदुओं को यहाँ पे लिख रखा है समय बचाने के लिए। एक एक करके हमको समझते हैं। पहला दिया है कि अल्पकालीन ऋण, यानी बैंक्स को क्या करना चाहिए, यानी बैंक्स को ऐसे ही ऋण देने की जरूरत है। यानी बैंक जो होता है वो इसी तरह के ऋण देने चाहिए। शॉर्ट पीरियड फाइनेंस को करना चाहिए, अल्पकालीन ऋण देना चाहिए। अल्पकालीन ऋण देने से बैंक को ये फायदे हैं कि पूंजी के अनावश्यक फंस जाने का भय नहीं होता है। मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी हमने कहा कि तीन प्रकार के लिए फाइनेंस होता है। पहला अल्पकालीन होता है, और दूसरा होता है मध्यकालीन होता है, और तीसरा होता है दीर्घकालीन होता है। जो ये 12 से 15 माह के लिए होता है, और ये 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए होता है, ये 5 से 20 या 25 वर्ष के लिए होता है। तो तीन तरह के फाइनेंस होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड, मिड पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो कमर्शियल बैंक्स को अक्सर शॉर्ट पीरियड से संबंधित ही फाइनेंस करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पूंजी है वो पूंजी के अनावश्यक फंस जाने का भय नहीं होता है। मतलब हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल और 2 साल, 5 साल आदि के लिए अगर हम ऋण लेते हैं तो समय से उसको वापस कर देंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं बैंकों में अधिकांश जमा, क्यों इसको अल्पकालीन ऋण देना चाहिए, क्योंकि पूंजी के भय हो, मतलब समाप्त होने या फंस जाने का भय नहीं रहता है। क्योंकि बैंकों में अल्पकालीन ऋण भी, मतलब अल्पकालीन जमाएं भी स्वीकार की जाती है। यानी बैंक्स क्या करता है, जनता से कम समय के लिए जमा, सेविंग अकाउंट में कम समय के लिए वो जमा होता है, कब वो पैसे का अपना डिमांड करते हैं बैंक्स को ये पता नहीं होता है। तो इस तरह से अगर अल्पकालीन ऋण देगा तो पूंजी के अनावश्यक फंस जाने का भय नहीं रहेगा, और जो है पूंजी की तरलता बनी रहेगी, और बैंकों में अधिकांश जमाएं इसी प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक्स अगर अल्पकालीन ऋण देता है कस्टमर को, तो बैंक को घाटे की संभावनाएं नहीं रहेगी, और इस तरह से यह बैंक की एक सावधानियां होगी, क्योंकि सुरक्षा इसकी प्रथम पंक्ति के अंतर्गत आता है। और बैंक्स को क्या करना चाहिए, यानी दूसरा है, हम कह सकते हैं ये बैंक्स अक्सर जो है उत्पादन कार्यों के लिए ऋण दें। बैंक्स को हमेशा प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस करना चाहिए, उत्पादन, यानी जहां तक संभव हो बैंक्स को उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण देना चाहिए। ऐसे ऋणों से जो ऋणी होता है उनकी आय में वृद्धि होता है। हमने इसे देखा, ये बैंक्स है, कोई व्यक्ति है और किसी उत्पादन कार्यों के लिए, यानी किसी प्रोडक्शन के लिए अगर ये ऋण ले रहा है, यानी लोन ये ले रहा है ये व्यक्ति बैंक से, तो उत्पादन कार्य, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन के लिए हमने पैसा ले करके आए और किसी उद्योग धंधों में उसे लगा दीजिए, जिससे कुछ न कुछ उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो हम वस्तुओं का जब उत्पादन करके तो बाजार में उसको बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो हमको क्या होगा, मतलब इनकम प्राप्त होगा, यानी पैसे प्राप्त होंगे। तो जब हमारे पास पैसे प्राप्त होंगे तो हमारी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और आय में जब वृद्धि होगी तो हम बैंक्स को समय से उसका रिटर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए। उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देंगे तो समय से जो बैंक का ईएमआई है, वो जो किस्त है वो समय से आता रहेगा, जिसके बैंक के पैसे फंसने का संभावना नहीं होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं उत्पादन कार्यों के लिए ऋण। दूसरा है सट्टा तथा उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। सट्टा तथा उपभोग कार्यों के लिए
जैसे सट्टा का मतलब होता है कि बैंक्स कुछ ऐसे सट्टेबाज होते हैं जो शेयर और आज बट्टे पे वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर है, अगर शेयर में पैसे लगाने के लिए अगर पैसे बैंक्स के ऋण लेते हैं तो जो शेयर में पैसे लगाए होते हैं बड़ा जोखिम भरा होता है, बड़ा रिस्क होता है। तो ऐसे में बैंक्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के कस्टमर को वो ऋण न दें, क्योंकि इसमें सावधानियां कम होती है, मतलब इसमें रिस्क ज्यादा होता है, जोखिम कम होता है। तो ऐसे कार्यों के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। दूसरा इसमें है उपभोग कार्यों के लिए, यानी व्यक्ति उपभोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, जैसे मान लीजिए टीवी खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, एसी खरीदना हो, और कुछ ऐसे मान लीजिए दवा कराना हो, कुछ ऐसे काम है जो घर के छोटे मोटे काम है निपटाना है, मान लीजिए भोजन के लिए उसकी व्यवस्था करना है, या शादी करना है, या किसी तरह से अन्य कार्यक्रम करना, तो ये सारे उपभोग कार्यों के लिए ये ऋण कहा जाएगा। तो ऐसे में जब हम पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ से बैंक से फाइनेंस लिया, अगर मान लीजिए 10,000 रुपए का हमने फाइनेंस लिया और सारा खा पी करके इसको हम खत्म कर दिए, तो नेक्स्ट हमारी अगर इनकम अच्छी नहीं, हमारी आय का कोई जरिया नहीं है, तो बैंक्स को हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सट्टा के लिए हमने पैसा लिया और शेयर वो बाजार गिर गया, जिससे सारे हमारे पैसे उस बाजार में चले गए, तो इस तरह से बैंक्स को हम पैसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे बैंक्स का जोखिम ज्यादा होगा। तो ऐसे कार्यों के लिए बैंक्स को फाइनेंस नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि उनके पैसे ऐसे जगहों पे फंस न जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋण की विविधता। यह मैंने आपको बताया था, ऋण की विविधता क्या होता है, यानी बैंक्स को किसी एक क्षेत्र में फाइनेंस नहीं करना चाहिए। केवल एक ही क्षेत्र में अगर फाइनेंस कर देता है तो ऐसा होगा कि उस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे पैसे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जैसे आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर ये है और ये एक किसान है, कृषि किसान है, तो ये केवल सारा जो अपनी जो इनको फाइनेंस करना है वो सारा पैसे ये किसान को अगर दे दिए, अगर इस किसान को दे दिए और संजोग से जो फसल है वो प्राकृतिक आपदा के वजह से वो सारा फसल नष्ट हो गया, तो जब ये नष्ट हो जाएगा तो किसान कितना भी ईमानदार हो, कितना भी चरित्रवान हो, कितना भी सज्जन हो, तो ये पैसे को रिटर्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब एक ही सेक्टर में अगर हमने पैसे लगा दिए तो सारा पैसा क्या हो गया, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि ऋण की विविधता, यानी कुछ पैसे अगर कृषि क्षेत्र में लगाना है तो लगा दीजिए, कुछ पैसे उद्योग क्षेत्र में लगा दीजिए, कुछ मैंने कोई कार लोन लिया उसमें लगा दीजिए, कुछ होम लोन लिया उसमें लगा दिए, कोई शिक्षा लोन एजुकेशन लोन लिया उसमें लगा दिए, कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पे यहाँ पे इनकम जनरेट हो, या ऐसा हो कि कम से कम सभी क्षेत्रों में एक साथ कोई ऐसी आपदा नहीं आए। अगर किसी एक क्षेत्र में आपदा आती है तो अन्य क्षेत्रों से पैसे क्या होगा, बैंक्स को ईएमआई के रूप में आता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि केवल एक क्षेत्र में पैसे नहीं लगाने चाहिए, सभी सेक्टर में पैसे। इसीलिए कहा गया ऋण की विविधता, यानी सभी क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में अगर हम फाइनेंस करते हैं तो किसी एक का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अन्य क्षेत्रों से इसका मंथली इंस्टॉलमेंट आता रहेगा और बैंक घाटे में नहीं जाएगा। यह भी एक बैंक को ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी एक सावधानियां है। अगर एक सेक्टर में देंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा और सभी सेक्टर में देंगे तो रिस्क कम होगा। नेक्स्ट है ऋण की चरित्र की जानकारी, यानी बैंक्स को ऋण देते समय ऐसे व्यक्तियों को ऋण देना चाहिए जिसका साख बाजार में अच्छा हो, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो चरित्रवान हो, जो ईमानदार हो और जिसका व्यवसायिक साख हो बाजार में। ऐसे व्यक्तियों को बैंक के द्वारा ऋण देना चाहिए, जिससे वो बैंक की सावधानी बरती जाएगी, सावधानी कही जाएगी, क्योंकि ऐसे जगह पैसे फंसने के चांस कम रहते हैं। यानी हम देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जो चरित्रवान हो, ऐसे व्यक्ति को जो ऋण दे जो ईमानदार हो,
ऐसे व्यक्ति को जो जो प्रतिष्ठितवान हो, ऐसे व्यक्ति को ऋण दो जो व्यवसायिक साख वाले हो। तो अगर ऐसे लोगों को अगर बैंक से फाइनेंस करता है, लोन देता है, तो क्या होता है कि ये लोग अपने पैसे समय से बैंक्स को रिटर्न करेंगे, जिससे बैंक्स के पैसे फंसने की संभावनाएं कम होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋणी की चरित्र की जानकारी, यानी बैंक को ऋण देने से पहले जो यहाँ पे एक फील्ड अफसर की एक नियुक्ति होती है, वो जाएं और ऋणी की जानकारी प्राप्त करें कि ये क्या वो व्यवसायिक साख इसका ठीक है कि नहीं, क्या वो चारित्रिक रूप से ठीक है कि नहीं, क्या वो ईमानदार है कि नहीं, क्या वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है कि नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति है तो बैंक को ऐसे व्यक्तियों को फाइनेंस कर देना चाहिए, और ऐसे में बैंक्स के जो पैसे फंसने की संभावनाएं कम होती है, जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। तो इस तरह से ये भी एक ऋण देने में बैंक के द्वारा सावधानियां हुई। तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं उपयुक्त जानकारी, यानी जो बैंक्स जिनको ऋण देता है उनके बारे में, यानी बैंक अगर इनको फाइनेंस करता है तो इनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी कर ले कि क्या इनका जो ग्रेडिंग है अच्छा है कि नहीं, मतलब इनका साख अच्छा है कि नहीं, क्या ये पैसे रिटर्न कर देंगे कि नहीं, क्या किन काम के लिए हम पैसे दे रहे हैं, ऐसे काम के लिए पैसे दें जिससे पैसे लगाने के बाद इनके पैसे फंसने की संभावना न हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उपयुक्त जानकारी, यानी ऋण देने से संबंधित जो बैंक को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उसमें ये पूरी तरह से बैंक्स को संतुष्ट हो जाना चाहिए, जिससे वहां पे पैसे फंसने की संभावनाएं कम हो। तो ये भी एक सावधानी है कि जिन व्यक्ति को हम फाइनेंस कर रहे हैं उन व्यक्ति की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल हम प्राप्त कर लें। नेक्स्ट है कि संस्थाओं को ऋण, जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था है जो बाजार में काम करता है, मान लीजिए एक संस्था है, तो ये संस्था बैंक्स के पास जाता है, वो कहता है हमको फाइनेंस चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोई और प्रोडक्शन कर सके। हो सकता है कि संस्था के पास ज्यादा इनकम आ रहा हो, तो पहले क्या करना चाहिए, बैंक्स को इसके पास जाना चाहिए और इन संस्थाओं के आंकड़ों को प्राप्त करके इनके जो आर्थिक ग्रोथ है उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे किस तरह का उत्पादन हो रहा है, उसकी भी जानकारी करनी चाहिए। इनका जो वार्षिक रिपोर्ट है, इनकी वार्षिक रिपोर्ट को देखना चाहिए कि इनका रिपोर्टिंग क्या है, बाजार में इनकी प्रतिष्ठा क्या है, बाजार में इसका वैल्यू क्या है, किस तरह की वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनका संस्थान किस तरह से इनका ग्रोथ है कि नहीं। तो सभी तरह के एक इनके आर्थिक चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट की पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। अगर लगता है ये संस्था मतलब प्लस में है, अच्छे में है, इसकी ग्रेडिंग अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्थाओं को बैंक को क्या करना चाहिए, फाइनेंस कर देना चाहिए। इसमें ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस करने में बैंक्स के नुकसान की संभावनाएं कम होगी, रिस्क कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन संस्थाओं को ऋण देना है उस संस्थाओं की जो ग्रेडिंग है बैंक्स को जान लेना चाहिए, तभी उनको फाइनेंस करना चाहिए। प्रतिभूतियों में रकम, जैसे हमने बताया कि अभी ये सिक्योरिटीज पेपर डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने गणना की थी, तो हम कहे बैंक्स है तो अक्सर जो प्रतिभूति जैसे सिक्योरिटी पेपर्स है, बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल है, तो ऐसे में बैंक्स को पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यह 100% समझिए कि गोल्ड होता है, हमेशा लिक्विडिटी इसमें बनी रहती है, जब चाहे तब हम उसको भुना करके उसको तरल मुद्रा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी मनी में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिभूतियों में बैंक के द्वारा जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं ये पूरी तरह से सिक्योर होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। तो ऐसे संबंधित कार्यों के लिए अगर फाइनेंस बैंक करता है, ऋण देता है और इसको खरीदता है पैसे दे करके, तो बहुत सावधानियां, इसमें रिस्क कम है, जोखिम कम है। तो इस तरह से हम देखें कि प्रतिभूतियों में रकम लगाना है, बैंक्स को आंख बूंद करके, अगर गवर्नमेंट्स बॉन्ड है, गवर्नमेंट्स बिल है और ट्रेजरी बिल है, तो इस तरह के बिलों में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने में बैंक्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके, यानी बैंक्स को हमेशा देश को ध्यान में रख करके फाइनेंस करना चाहिए, केवल लाभ को ही नहीं,
जैसे मान लीजिए दो तरह के लोग हैं कि एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। तो गरीब व्यक्ति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे काम धंधे करने चाहते हैं जिसकी संख्या अधिक है। इनकी संख्या अधिक है, इनकी संख्या क्या है, कम है। इनकी आर्थिक उत्थान तो हो ही चुका है। तो बैंक्स को केवल ऐसे ही व्यक्तियों को फाइनेंस नहीं करना चाहिए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी एक मौका देना चाहिए जिससे इनकी भी आर्थिक वृद्धि हो सके, इनके भी इनकम जनरेट हो सके, इनकी भी स्थिति सही हो सके। ये राष्ट्र हित में, क्योंकि भारत एक गांव का देश है और गांव में किसानों का देश है और किसान यहाँ पे इनकी आय बहुत कम है और पैसे के अभाव में वो किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा उद्योग धंधे नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से इनको काफी नुकसान होता है और राष्ट्र को नुकसान होता है। तो इसलिए बैंक्स को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी फाइनेंस देने में बैंक्स को वरीयता रखनी चाहिए ताकि ये भी अपना उत्थान कर सके। और यही रीजन है कि भारत के प्रगति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बैंक्स है। बैंक के वजह से आज गांव तक पैसे पहुंचे हैं और गांव का छोटा छोटा व्यक्ति भी वो अपनी आर्थिक उन्नति किया है, इनकम बढ़ाया है, क्योंकि बैंक का उसके पास एक बड़ा सहयोग रहा है। चाहे उसे घर बनवाना हो या चाहे किसी उद्योग के लिए कोई संस्थान करना है या दुकान खोलना हो या कोई प्रोडक्शन करना हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो बैंक उनका वाकई में बहुत सहयोग किया है। और सरकार ने भी इसके लिए एक अच्छा पहल, जैसे नाबार्ड हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, इस तरह से बहुत सारी संस्थाओं को गांव में ले जाकर के, गांव से जोड़ करके गांव के विकास पे एक बहुत मजबूत कदम उठाया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं, उनको ऋण उपलब्ध कराना, बहुत तरह की सुविधाएं देना, इस तरह से सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋण की राशि नकद कोष में उचित अनुपात, यानी ये क्या होता है, हमने बताया था CRR, आपको बताया था कैश रिजर्व रेशियो। एक तो बैंक अपने पास रखता है केंद्रीय बैंक, CRR जिसको मैंने कैश रिजर्व रेशियो, ऋण की राशि नकद कोष के अनुपात, कोष में उचित अनुपात, यानी CRR से अधिक बैंक्स को फाइनेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर फाइनेंस कर देंगे तो बैंक के सामने एक समस्या आ जाएगी। तो इसलिए CRR और ये लोन में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, यानी 20 से 30% से अधिक जमा राशि पे जमानत भी होनी चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं ऋण की राशि का नकद कोष में उचित अनुपात होना चाहिए, यानी CRR से अधिक लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आर्थिक संकट में बैंक्स आता है तो CRR से इस संकट को कवर करता है, क्योंकि RBI के पास 1% 3 से 15% के बीच में CRR जमा होता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ व्यापारिक बैंक कस्टमर के लिए अपने पास CRR के रूप में रहता है, जिसको हम कह सकते हैं डेट स्टॉक बोलते हैं, मृत स्कंध बोलते हैं। तो ऐसे में दोनों के अनुपात से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारी जानकारियों को हम लोगों ने देखा और ये जाना कि ऋण देने में बैंक्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको समझ में आया होगा, हमें विश्वास है। अगर कहीं इसमें आपको सस्पेंस लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये यूपी बोर्ड कॉमर्स क्लासेस का सिलेबस ये चल रहा है और तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय में अभी बहुत सारी चीजें बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी को लेके आएंगे और चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से बना रहूं।